नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासत हमेशा मुफीद मौका तलाशती है, मौका मिलते ही कोटी फिट हो जाती है। ये बात हम आपको बिहार की सियासत की सबसे बड़ी कहानी के जरिए समझाएंगे, जो टीका से शुरू तो हुई लेकिन तलाक तक जाकर पहुंची। बहरहाल मकर संक्रांति को प्रकृति का पर्व माना जाता है, लेकिन इस मौके पर सियासत की प्रवृत्ति भी खूब झलकती है। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के मौके को डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जाता है। तमाम दल चूड़ा दही भोज का आयोजन करते हैं। हालांकि इस बार आरजेडी और एलजेपी की ओर से इस आयोजन को नहीं किया जा रहा है। हर बार की तरह जेडीयू की तरफ से इस बार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के घर बार फिर से दही चूड़ा भोज का आयोजन होने जा रहा है और अपना एक अलग सत्ता भोज के बहाने ही ये कोशिश साधने की एक बार फिर से कोशिश यहां पे नजर आती है। मकर संक्रांति के अवसर पर कई नेताओं के घर पर दही चूड़ा भोज की तैयारी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर भोज का आयोजन होने वाला है। इसके लिए भागलपुर से एक कतरनी चूड़ा मंगाया गया है, तो घर पर ही दही जमाया गया है। इसके साथ ही चटपटे आलू दम और मीठे कुरकुरे तिलकुट परोसने की भी तैयारी है। भोज में कौन कौन आएगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम और बड़े नेताओं के साथ ही भोज में पूरे बिहार से एनडीए के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुद वशिष्ठ बाबू भी इंतजाम में लगे हैं। ये तो आया है पटना से, ए भाई, और ये पटना से आलू आया है, वैशाली से चीनी आया है, आरा से, और जगहों से प्याज आया है, डुमराव से, कई सभी तरह तरह के लोगों से। ये सब्जियां कई जगह से आएगी, कई जगह से आ रही है। और चूड़ा दही वगैरह का दही तो कई जगह से, पटना से, आरा से, कैमूर से आया है, और भूरा आया है फुलवारी शरीफ से, बिहार शरीफ से। तो कल चूड़ा दही के भोज का आयोजन है। इसे लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर तैयारी भी चल रही है। इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। वशिष्ठ बाबू की माने तो 15 जनवरी के बाद दूसरे दलों के कई बड़े नेता जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। लेकिन मैं निश्चित कहता हूं, कुछ लोगों को तो आना जाना तो हम लोग के पास है, मिलते जुलते रहते हैं। अब जब निर्णय लेंगे तब हम लोग उस पर विचार करेंगे, फिर ठोस कदम उठेंगे। मकर संक्रांति के बहाने सभी नेता समीकरण साधने में लगे हैं। ललन पासवान के घर पहुंचे बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि 2020 के चुनाव में विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार 2010 में चुनाव परिणाम बिहार में आए थे सत्तारूढ़ दल के पक्ष में, वही परिणाम 2020 के चुनाव में भी फिर से दोहराए थे। इधर कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने भी चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल समेत कई कांग्रेस नेता पहुंचे। अवधेश सिंह ने दावा किया कि 2020 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। भगवान विष्णु जिनका चरण गया में है, उनसे आशीर्वाद लेके महागठबंधन की अगली सरकार बने, इसकी कामना सूर्य भगवान से किया हूँ। चुनावी साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति है। स्वाभाविक है चूड़ा दही के भोज के बहाने सियासी नफा नुकसान का भी आकलन होगा। हालांकि किसके लिए ये संक्रांति शुभ हुआ और किसके लिए अशुभ, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो आनंद चूड़ा दही और तिलकुट के साथ आलू दम का है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण और बिरजम पांडे के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सियासत कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं जानता। राजनीति में कब कौन किसका साथ छोड़ेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये तय नहीं होता। आपको 3 साल पीछे लिए चलते हैं। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी कहानी सुनाते हैं, जो तिलक से शुरू हुई थी और तलाक तक पहुंच गई।
बात 2017 की है। मकर संक्रांति का मौका था जब लालू ने महागठबंधन को बुरी नजर से बचाने के लिए नीतीश को दही का तिलक लगाया था और ऐलान किया था कि अगले 20 सालों तक बिहार में महागठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हाथों से दही परोसने वाले लालू 1 साल बाद जेल में रहेंगे। दही का तिलक लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुरी नजरों से बचाने वाले लालू इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं और उनकी पत्नी बेटियों पर जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है। दही का टीका के महज 7 महीनों बाद यानी कि 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपकर महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया और वापस एनडीए के साथ होकर सरकार बना ली थी, जो आज भी बिहार की सत्ता पर काबिज है। और सवाल अभी भी यही कि दही चूड़े भोज के साथ सियासत की एक नई कहानी लिखी जाती रही है, ये दौर दोहराया जाता रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, तो गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जमकर पतंगबाजी भी की। देखिए पतंगबाजी की इन तस्वीरों को। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह के साथ गुजरात के कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया। शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी उत्तरायण पर्व पर पतंग उड़ाकर त्योहार मनाया। आपको बता दें कि गुजरात में उत्तरायण और वासी उत्तरायण का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान प्रदेश भर में करोड़ों रुपए की पतंग बिकती है। इसके अलावा त्योहार वाले दिन आसमान में रंग बिरंगे पतंगों की भरमार होती है। इस दौरान लोग दिन भर छतों पर पतंग उड़ाते आपको नजर आएंगे। डायरेक्ट ट्राइपॉड लगा इस वक्त देश भर में नागरिकता कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। शरणार्थियों को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच मोक्ष नगरी गया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकता कानून के बारे में लोगों को बताया। योगी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। गया के गांधी मैदान में ये भीड़ उमड़ी थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। सभा थी नागरिकता कानून पर जागरूकता के लिए। योगी ने कहा कि नागरिकता कानून एकदम साफ है, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। योगी ने यह भी कहा कि नागरिकता कानून किसी जाति और धर्म का विरोधी नहीं है। जिस कानून के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अभिनंदन होना चाहिए था, उस पर भ्रम की वजह से मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं। यह कानून किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का विरोधी भी नहीं है। जिस कानून को संशोधित स्वरूप में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के कुटिलता और विपक्ष के द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन और आगजनी करने की जो कुत्सित चेष्टाएं हो रही हैं, समाज को उसके प्रति जागरूक होना होगा। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि सरकार को पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की चिंता है, इसी वजह से नया कानून लाया गया है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ही बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने कभी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। कि बिहार में या हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका गया, किसी को मस्जिद जाने से रोका गया। ये वो भारत है जहां मुसलमान भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये वो भारत है जहां सोनिया गांधी ईसाई होते हुए भी कांग्रेस की अध्यक्ष बन सकती है। सभा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और कृषि मंत्री प्रेम कुमार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर
निशाना साधा और लोगों से विपक्ष के झांसे में नहीं आने की अपील की। गया से न्यूज़ 18 के लिए अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। तो समझना जरूरी है कि जिस नागरिकता कानून के जरिए शरणार्थियों को आसानी से नागरिकता देने की बात कही जा रही है, दरअसल वो शरणार्थी क्यों हैं? दुनिया के हर कोने में अलग अलग नागरिकताओं वाले लोग मिल जाएंगे आपको। रिफ्यूजी यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश के बुरे हालात, सांप्रदायिक युद्ध, राजनीतिक उठापटक से उपजे डर की वजह से किसी दूसरे देश में रहने लगे जहां की नागरिकता उन्हें हासिल ना हो और उसी डर के चलते अपने वास्तविक देश जाने की इच्छा ना रखते हो। अब सवाल है कि शरणार्थियों का विरोध क्यों होता है, तो वो भी जान लीजिए। जिस देश में लोग शरण लेते हैं वहां की आर्थिक स्थिति की अपनी मजबूरियां होती हैं। एक निश्चित आबादी का भरण पोषण करते हुए अगर किसी देश पर अचानक ही लाखों की संख्या में आए शरणार्थियों की जिम्मेदारी आ जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगती है। यह भी देखा गया है कि बहुत जगहों पर बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों की वजह से जुर्म में भी इजाफा हुआ और ऐसे में ये नागरिकता कानून, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर खुद गृह मंत्री भी ये कहते रहे हैं कि इसमें नागरिकता देने का अधिकार लोगों को मिलता है, किसी की नागरिकता वापस नहीं ली जा रही है, फिर भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप सामने। सियासत में एक बार फिर धर्म को घसीटा जा रहा है और इस बार डीएसपी देवेंद्र सिंह को इसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है। देवेंद्र के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत के लिए देश के दुश्मन को भी मुद्दा बनाया जाएगा? विश्वासघात पर बात की जरूरत क्यों है? दुश्मन को धर्म से जोड़ने की वजह क्या है? देवेंद्र तो बहाना है, सियासत चमकाना है। सवाल लाजमी है क्योंकि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है अब उसके धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो। तुम पे छोड़ते हैं हम, तुम पे छोड़ते हैं हम, बताओ इनको क्या कहें। गद्दार पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी आर पार। कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी का तीखा पलटवार। ये अजगर कौन है जो अपने देश को, अपनी मां को निगल जाना चाहता है? ये अजगर कौन है? अजगर किसे कहा जा रहा है ये तो समझ ही गए होंगे आप। कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी सियासी जंग कितनी तल्ख होती जा रही है ये आप बखूबी समझ गए होंगे। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, लेकिन क्यों, हम आपको ये जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए। Devendra Singh by default been named Devendra Khan. Certainly, the troll regiment led by RSS would have been more strident and vociferous. अधीर रंजन चौधरी ने ये बातें तो बाद में कही, इससे पहले उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में देवेंद्र सिंह के धर्म की आड़ में आरएसएस पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरे ट्वीट में घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और तीसरे ट्वीट में पुलवामा अटैक के नए सिरे से जांच की मांग उठाई। उन्होंने लिखा कि अब ये सवाल निश्चित तौर पर उठेगा कि पुलवामा की विभत्स घटना के पिछले असली गुनाहगार कौन थे। इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। अधीर रंजन से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को ही ट्वीट किया था। देवेंद्र सिंह कौन है? 2001 संसद हमले में उसकी क्या भूमिका है? पुलवामा हमले में उसकी क्या भूमिका है, जहां वो डीएसपी था? क्या वो हिजबुल आतंकियों को अपनी मर्जी से ले जा रहा था या वो सिर्फ एक मोहरा था और मुख्य साजिशकर्ता कहीं और है? क्या ये बड़ी साजिश है? सवालों से भरे इस ट्वीट के जरिए यकीनन सरकार की तरफ उंगली उठ रही है। अब तो समझ ही गए होंगे कि आप बीजेपी हमलावर क्यों है। लगे हाथ उसने भी कांग्रेस पर आतंक में धर्म तलाशने और हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप मढ़ दिए। आतंकवाद और उसमें धर्म ढूंढना और इन सब विषयों को राजनीतिक चक्की में डालकर कहीं न कहीं एक राजनीतिक रस निकालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आरंभ से ही करते रही है। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी ने डीएसपी के आतंकियों से संबंध होने के मामले की जांच की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जयबीर सिंह शेरगिल ने भी पुलवामा पर उठाए गए सवाल का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण। कानून अपना काम कर रही है,
इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद जो भी घटनाएं हो, भारतीय जनता पार्टी चुनावी उसको एक वोट में तब्दील करती है। तो आज उसी चुनावी मंच में, उसी जनता के दरबार में उनको बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स इस देश में कैसे घुसा। ये सियासत है, इसमें मुद्दा तय नहीं होता बल्कि वक्त के मुताबिक बदलता है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही कि क्या हर मामले में धर्म को घसीटना जरूरी है? क्या अब देश के दुश्मन को भी धर्म के नजरिए से देखा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 15 जनवरी यानी बुधवार को आर्मी डे मनाया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली में सेना के जवानों ने रिहर्सल किया। सेना के जवानों के एक से बढ़कर एक करतब यहां पर देखने को मिले। आप भी देखिए सेना के जवानों का ये शौर्य। देश की आन बान शान हमारे वीर जवानों से है। इन बहादुरों ने अपनी ताकत और हौसले का एहसास दिल्ली में कराया है। आर्मी डे की तैयारी के मौके पर सेना ने दिखाया कि दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ाए जाते हैं। उनकी बंदूक, बम और जंगी तोपों के सामने आखिर क्यों कोई भी मुल्क की सेना टिक नहीं सकती? इनके सामने पाकिस्तान की आर्मी की बिसात भी कुछ नहीं है। हमारे सैनिक जिस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं, वो उनके ट्रेनिंग से हमारा ट्रेनिंग बहुत उम्दा ट्रेनिंग है। और हमारे क्रूज़ के अंदर जो जज्बा है, वो जज्बा पाकिस्तान या किसी और दुश्मन के देशों में इतना जज्बा नहीं है। दिल्ली कैंट के आर्मी परेड ग्राउंड में आर्मी डे मनाया जाएगा, जहां भारतीय सेना का हौसला, ताकत और अनुशासन देखने को मिलेगा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। आर्मी डे में परेड के साथ साथ देश के उन बहादुर और साहसी सैनिकों को भी याद किया जाता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।